सो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का पार्ट कवर किया था। ये हमने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, इसमें हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए थे, मैंने आपको ये सब समझा दिया था। शॉर्ट टाइटल्स या फिर जो भी इसका कमेंसमेंट है, कहाँ से आया था, डेफिनेशंस थी, ये आपको बताई थी। और इसके सेकंड चैप्टर में आपको समझाया था डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ठीक है, यानी कि इसके डिफरेंट सिग्नेचर्स में कि हम ताकि एक रिलायबिलिटी का जो एक्सपेक्ट है, रिलायबिलिटी का जो कंसेप्ट है, वो हम उसमें लेकर आ सके। तो ये था हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का क्या मतलब है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस हम देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस भी इक्वल इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। अब मुझे बताइए, क्या आपको लास्ट क्लास में कोई भी डाउट है किसी को भी, क्योंकि मैंने आपको वर्ड टू वर्ड सारा समझाया है। तो चैप्टर थर्ड में हम इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का टॉपिक कवर करेंगे और मैं कोशिश करती हूँ कि आज का ये वाला जो हमारा कंटेंट है, ये जो है टॉपिक, ये हमारा फिनिश हो जाए, ये हमारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, कि हम अपना जो एक लास्ट यूनिट बची है इसके बाद, ठीक है, और वो उसमें भी 3 टॉपिक है उस यूनिट में, वो भी हम अच्छे से अपना टाइमली कंप्लीट करें। ओके मैम। और तो कोई बच्चे नहीं है जो अभी फिलहाल एंटर कर रहे हैं। मैम ये अजीब सा क्यों लिख रहा है? हाँ, पता नहीं। हाँ, वो उसमें मुझे चेंज करना पड़ेगा। अब आप देखो, अब आपको ठीक नजर आ रहा होगा। ठीक है, देखो अब इसमें क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। अच्छा, पहले मुझे बताओ कि गवर्नेंस का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे सिंपली ही पूछती हूँ कि मुझे बताइए कि गवर्नेंस है, तो गवर्नेंस का क्या मतलब है। मैम वो वाला गवर्नेंस एनीवन? तो नहीं जो कोर्ट में होता है। गवर्नेंस का तो मतलब एक ही होता है, चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो। गवर्नेंस में देखो क्या होता है कि हमारी गवर्नमेंट का देखो मेन ही सिंपल रोल, मत देखो लो हमारा कौन प्रिपेयर करता है, लेजिस्लेटिव। ठीक है, पार्लियामेंट हमारा, हमने पार्लियामेंट ने कानून बना दिया। अब वो कानून सही तरह से है या नहीं, सही तरह से फॉलो हो रहा है या नहीं, पेनल्टीज लगेंगी, तो ये सब कुछ को चेक करना, ये सब कुछ को गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि आपको जो हमारे पब्लिक है, ठीक है ना, हम गवर्नमेंट बोलते हैं क्योंकि जो हमारे पब्लिक है वो हमारी पब्लिक के, यानी कि जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं, उनकी पब्लिक को गुड सर्विसेज प्रोवाइड करना, उनकी प्रॉब्लम, उनके हिंड्रेंसेस को रिजॉल्व करना, यही होता है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इसमें क्यों इम्पोर्टेंट है, कि ताकि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में हम, यानी कि उसके एक लॉ और ऑर्डर को चेक करने, ठीक है, कि जो भी एक मान लो न्यू लॉज निकल रहे हैं, न्यू ऑर्डर्स हैं, तो क्या पब्लिक उसे, क्या जो हमारे जितने भी लोग हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को यूज कर रहे हैं, क्या वो उसे प्रॉपर तरीके से, ठीक है, फॉलो कर रहे हैं या नहीं। क्लियर, वो उसे प्रॉपर तरीके से फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस बोलते हैं। सो लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का जो क्या है, लीगल रिकॉग्नाइजेशन है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के हमारे लीगल रिकॉग्नाइजेशन को हम इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस कहेंगे। तो वेयर एनी लॉ प्रोवाइड्स दैट information or any other matters shall be in writing। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का हमने रिकॉग्नाइजेशन दिया कैसे, लीगल तरीके से। तो अब जब आपके पास गवर्नेंस का कंसेप्ट है, इसका मतलब कि गवर्नेंस से पहले यानी लेजिस्लेटिव एक्सपेक्ट आ चुका है, ये समझो। यानी कि जब गवर्नेंस है, यानी कि गवर्नेंस मतलब कि जब वहां पे लॉ और ऑर्डर को चेक करने की बात है, ठीक है, जब गवर्नेंस का कंसेप्ट है लॉ और ऑर्डर को वहां पे देखने की, ठीक है, चेक करने का है, तब फिर उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का क्या है, लीगल रिकॉग्नाइजेशन। तो इसका मतलब कि हमारा लेजिस्लेटिव एक्सपेक्ट है, लेजिस्लेटिव एक्सपेक्ट ऑलरेडी वहां पर
इंक्लूड हो चुका है, वहां पे आ चुका है। सो क्या है, वेयर एनी लॉ प्रोवाइड्स दैट इंफॉर्मेशन और एनी अदर मैटर शैल बी इन राइटिंग, जहाँ पे तो देखो लॉ तो यही कहता है, देखो ठीक है ना, देखो कोई भी चीज होती है उसका राइटिंग में अगर वो चीज होती है तो उसका राइटिंग में क्या होता है, प्रूफ होता है। ठीक है, कोई भी चीज होगी तो उसका राइटिंग में क्या होगा, प्रूफ होगा। तो उसका राइटिंग में प्रूफ है, तो यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो एनी यहाँ पे लिखा है लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, तो यानी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को हम रिकॉग्नाइज कैसे कर रहे हैं, लीगल तरीके से हम उसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो वेयर एनी लॉ प्रोवाइड्स दैट, जहां पर कोई भी लॉ प्रोवाइड करता है क्या, इंफॉर्मेशन और एनी अदर मैटर शैल बी इन राइटिंग, कि कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी अदर मैटर क्या है, राइटिंग में है, और इन दी टाइप रिटर्न और प्रिंटेड फॉर्म, या तो एक टाइप रिटर्न और एक प्रिंटेड फॉर्म में है, देन नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सच लॉ। ठीक है, तो यानी कि जो कोई भी सच लॉ में, ठीक है, कोई भी चीज कंटेन्ड होती है, सच रिक्वायरमेंट शैल बी डीम्ड टू हैव सेटिस्फाइड, इसका मतलब कि सच रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, वो मानी जाएगी कि वो सेटिस्फाइड है, इफ कब, सच इंफॉर्मेशन और मैटर इज, अगर सच इंफॉर्मेशन और मैटर, कहने का मतलब है कोई भी लोग ने, ठीक है, अगर आपको स्पेसिफाई किया है और उन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को, ठीक है, लीगल रिकॉग्नाइजेशन तभी दी जाएगी अगर वो इंफॉर्मेशन और मैटर इज रेंडर्ड और मेड अवेलेबल इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, अगर वो जो इंफॉर्मेशन और मैटर है वो रेंडर्ड यानी कि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। पहली बात तो ये कि हम जो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का जो कंसेप्ट है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का जो एक्सपेक्ट है, वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होना, वो हमारा तभी एप्लीकेबल होगा जब वो कोई भी रिसोर्सेज हैं या जब वो कोई भी डॉक्यूमेंट हैं वो मेरे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होंगे, वो मेरे कौन से, वो मेरे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पे, सच रिक्वायरमेंट शैल बी डीम टू हैव सेटिस्फाइड, तो सच रिक्वायरमेंट को हमने सेटिस्फाइड किया अगर सच इंफॉर्मेशन और मैटर, ठीक है, जो सच इंफॉर्मेशन है और मैटर है जो रेंडर्ड है और मेड अवेलेबल, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल है। तो सच इंफॉर्मेशन और मैटर इज रेंडर्ड और मेड अवेलेबल इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन और मैटर जो कि यानी कि एक हमारे किसके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल है। बी पार्ट, accessible so as to be usable for a subsequent reference। ठीक है, तो कि हम ताकि वो एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की जिसे हम आगे यानी कि फॉर द सब्सिक्वेंट रेफरेंस में भी उसको यूज कर सकते हैं। तो कोई भी लॉ अगर मतलब कि लॉ ने स्पेसिफिकली कर दिया कि आपका इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का जो कंसेप्ट है वो आपका कहाँ एप्लीकेबल होगा, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का जो कंसेप्ट है वो आपका एप्लीकेबल होगा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का क्या, लीगल रिकॉग्नाइजेशन के एक्सपेक्ट में कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं वो लीगली रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या लिखा है, फिफ्थ है। ठीक है, नेक्स्ट है लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ठीक है, कि जैसे अब कि जिसके अकॉर्डिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का लीगल रिकॉग्नाइजेशन है, तो ठीक है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं उसके लीगल रिकॉग्नाइजेशन है। तो नेक्स्ट में क्या है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के अकॉर्डिंग हमारे लीगल रिकॉग्नाइजेशन है। ठीक है, तो ये है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का लीगल रिकॉग्नाइजेशन है, तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के हमारे लीगल रिकॉग्नाइजेशन है। जैसे क्या लिखा है, वेयर एनी लॉ प्रोवाइड्स दैट information or any other matter shall be authenticated by affixing signature or any document shall be signed, देखो, और bear, देखो देखो अब मेन सिंपल क्या है कि लॉ जैसे क्या कहती है, कानून जैसे कहता है, ये एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको पहले बताया जा रहा है कि जैसे कानून क्या कहता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसपे साइन नहीं होंगे,
ठीक है, क्या वो डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट होगा, यानी कि क्या वो डॉक्यूमेंट आपका वैलिड होगा? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। ठीक है, तो अब भाई तो इसीलिए अब आपका सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के कंसेप्ट में वो क्या चेक करेंगी, वो सबसे पहले चेक करती हैं, देखती हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होना चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए? सेकंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का लीगल रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए। क्लियर? तो यही है जहां पर एनी लॉ प्रोवाइड करती है कि इंफॉर्मेशन और एनी अदर मैटर शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाय अफिक्सिंग द सिग्नेचर। ठीक है, कि जैसे आपके पास जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं या सिग्नेचर है, उन्हें अफिक्स करके यानी कि हम साइन करें, तो बाय अफिक्सिंग द सिग्नेचर और एनी डॉक्यूमेंट शैल बी साइन और बियर द सिग्नेचर ऑफ एनी पर्सन। ठीक है, कि वो उस डॉक्यूमेंट को क्या करे, साइन करे। ठीक है, और उस पर्सन के सिग्नेचर को बियर करे। देन नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सच लॉ। इसका मतलब ऐसी ही रिक्वायरमेंट, यानी कि जैसे हमारा पेपर वर्क में होता है, पेपर वर्क में भी होता है ना कि वो लॉ हमारा प्रिंटेड फॉर्म में, टाइप रिटन या राइटिंग में होना चाहिए, उसी तरीके से हमारा जो वो रिकॉर्ड है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होना चाहिए। इसी तरीके से कि जैसे सिग्नेचर्स होते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में, हम सिग्नेचर्स को अफिक्स करते हैं, मतलब कि उसमें सिग्नेचर्स हैं, उस एक पर्सन के सिग्नेचर्स बियर करते हैं, तो सच रिक्वायरमेंट शैल बी डीम टू हैव बीन सेटिस्फाइड। तो ऐसी ही रिक्वायरमेंट को हम क्या सेटिस्फाइड करेंगे। अब मेन बात क्या है कि उन जो आपको पहले बताई थी, उन इलेक्ट्रॉनिक जो आपके पास रिकॉर्ड्स है उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। आप सबसे पहले मान लीजिए किसी भी वेबसाइट पे या कोई भी फ्रॉड है, ये सब है, आपने उसके अगेंस्ट क्या कर दी है, कंप्लेन कर दी है। ठीक है, तो फिर आपने वहाँ पे ई सेल्स हैं जितने भी डिफरेंट, उनमें कंप्लेंट्स की हैं, तो उनके अगेंस्ट लिया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स का होगा। ठीक है, तो वो खुद से पहले चेक करेंगे कि रिकॉर्ड्स किस टाइप से थे। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स यानी कि उसमें लॉगिन आईडी, पासवर्ड में जो एक मतलब कंसेप्ट था, इंफॉर्मेशन की शेयर ना हो, कैसे हो, क्या वो सब कुछ था, क्या कितने इजीली तरीके से वो लीक हो सकता है। तो ये सारे मैटर्स हमारी वो गवर्नेंस चेक करती हैं। तो वही पॉइंट्स आपको बताए हैं। तो इफ सच इंफॉर्मेशन और मैटर इज ऑथेंटिकेटेड बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, कह रहे हैं कि अगर सच मैटर और इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के मींस के द्वारा ऑथेंटिकेट होते हैं, अफिक्स्ड इन सच मैनर, ठीक है, उस तरीके से क्या होते हैं, अफिक्स होते हैं, तो जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, अफिक्स्ड इन सच मैनर, उस मैनर में अफिक्स्ड होंगे, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है। जैसे एक्सप्लेनेशन, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन साइंड विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे एक अगर हम पर्सन्स के रेफरेंस में होता है, ठीक है, कि जैसे हैंड रिटन सिग्नेचर या कोई भी डॉक्यूमेंट पे मार्क या एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे साइन का मतलब वही था, और यहाँ हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होते हैं। देखो कि जैसे ये एक प्रूफ हो सके ना कि भाई ये जो चीज है, कि ये जो सिग्नेचर मतलब कि है कि वो उस पर्टिकुलरली इस इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में से है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वही दो तीन जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है वो सभी में सेम हो। देखो सब आप अपने अपने डिफरेंट आईडी बनाते हो, आप अपने अपने पासवर्ड बनाते हो। ठीक है, तो ये सब कुछ क्या है, सबके डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये मेरे लिए, वो मेरे लिए क्या होगा, मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हो गया। ठीक है, सिग्नेचर मीन्स रेफरेंस। सिग्नेचर का मतलब पता है क्या होता है, कभी आपको मैंने उससे अपनी इससे पहले वाली क्लास में भी मैंने आपको समझाया था कि सिग्नेचर मीन्स द रेफरेंस। क्लियर? तो सिग्नेचर का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है रेफरेंस, मतलब होता है कि भाई ये जैसे जो ये साइन है, भाई ये
जो इससे कंसर्न पर्सन है इसने किया है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स में भी भाई वो जो उनके मतलब कि क्या है रिलायबिलिटी वो उसी पर्सन की है। ठीक है, नेक्स्ट पे देखते हैं। तो 6 पॉइंट में यूज ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर। ये आगे देखते हैं किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स को हमने गवर्नमेंट और उसकी एजेंसीज में क्या किया है, यूज किया है। तो यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इन गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज, क्लियर। तो फिर गवर्नमेंट और उसकी एजेंसीज में हमने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को क्या किया है, यूज किया है। ठीक है, तो यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स में, ठीक है, तो मतलब किस टाइप से ये हमारा गवर्नमेंट में यूज होगा। ठीक है, तो हम करते भी आए हैं। आप कितने ज्यादा आपने क्या पैसे अभी पेमेंट नहीं की है, पेमेंट की है हमने इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से की है। क्या आपने कभी फॉर्म फिल नहीं किए हैं, फॉर्म फिल किए हैं। तो ये सब क्या है, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स का यूज है। आप वहां पे मांगते हैं ना अपने साइन को, आप उन्हें डिजिटली भी करते हैं, आप अपने डिफरेंट लॉगिन आईडी भी, पासवर्ड भी प्रिपेयर करते हैं। तो एज सिंपल एज दैट, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी कंसेप्ट है ये। जैसे क्या लिखा है कि यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इन गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज, यानी कि गवर्नमेंट और उसकी एजेंसीज में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स के जो डिफरेंट यूजेस है। वेयर एनी लॉ प्रोवाइड्स फॉर, जहां पर कोई भी लॉ प्रोवाइड क्या करता है, मतलब उसके यूजेस। नंबर 1, फिल यानी कि फाइलिंग ऑफ एनी फॉर्म, ठीक है, एप्लीकेशन और एनी अदर डॉक्यूमेंट विद एनी ऑफिस, ठीक है, हम ये कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का ये बेनिफिट तो है ही, ठीक है, कि किसी भी फॉर्म, एप्लीकेशन या कोई भी डॉक्यूमेंट को, ठीक है, किसी भी ऑफिस, अथॉरिटी, बॉडी और एजेंसी, ठीक है, जो कि एक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड और कंट्रोल्ड की गई है। तो यानी कि फॉर्म, किसी भी फॉर्म को यानी कि फाइल करने के, एप्लीकेशन और एनी अदर डॉक्यूमेंट विद एनी ऑफिस, ठीक है, अथॉरिटी, बॉडी और एजेंसी ओन एंड कंट्रोल बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी एजेंसी ओन और कंट्रोल की जाती है। ठीक है, तो ये लॉ उसके लिए भी यूजफुल है। नेक्स्ट क्या है, बी, द इशू और ग्रांट ऑफ एनी लाइसेंस, परमिट, ठीक है, यानी कि किसी भी लाइसेंस का, परमिट को हमने क्या किया, सेंशन किया, अप्रूवल, ठीक है, उनको, ठीक है, इशू करने के लिए, ठीक है, उनको हमने लाइसेंस को हमने इशू किया, हमने उन्हें ग्रांट किया, ठीक है, परमिट हमने इशू किया, ठीक है। तो वही है द इशू और ग्रांट ऑफ एनी लाइसेंस, परमिट, सेंशन और अप्रूवल बाय वट एवर नेम, ठीक है, किसी भी नाम से, ठीक है, कोई भी लाइसेंस, परमिट, सेंशन, अप्रूवल को हमने क्या किया, इशू किया, ग्रांट किया, ठीक है, कॉल्ड इन ए पर्टिकुलर मैनर। अब है नेक्स्ट है कि रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ मनी इन पर्टिकुलर मैनर, यानी कि एक पर्टिकुलर मैनर में पैसे, मनी का जो मतलब रिसिप्ट और उसकी क्या है, पेमेंट, ठीक है, मनी भी आती है। आपने देखा है कि यानी कि कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से आप यानी कि डिफरेंट को यूज कर रहे हो, तो ये सब कुछ हमारे लिए क्या है, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स के क्या है, गवर्नमेंट और उसकी एजेंसीज में यूज है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और सिग्नेचर्स के गवर्नमेंट और उसकी एजेंसीज में इसके डिफरेंट यूजेस हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, देन नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, ठीक है, सच रिक्वायरमेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन सेटिस्फाइड। कह रहे हैं कि notwithstanding anything contained in any other law, ठीक है, कि किसी भी अदर लॉ में कोई भी चीज क्या है, कंटेन है, ठीक है, सच रिक्वायरमेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन सेटिस्फाइड, कि जो सच रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो सेटिस्फाइड होती है इफ सच फाइलिंग, ठीक है, इशू
grant, receipt or payment as the case may be is effected by means of such electronic form। ठीक है, कि जैसे जो सच रिक्वायरमेंट है कि सच रिक्वायरमेंट यानी डीम की जाती है सेटिस्फाइड कि अगर कोई भी यानी कि हमने किसी चीज के फॉर्म को फाइल किया, इशू, ग्रांट, रिसिप्ट और पेमेंट इज इफेक्टेड बाय द मीन्स ऑफ सच इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यानी कि वो ऐसे सच इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के मीन्स के द्वारा ऑब्वियसली अफेक्ट तो होगा ही। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि वो चीज पेमेंट रिसीव होगी उसके द्वारा नहीं होगी तो उसके द्वारा वो अफेक्ट तो होगा ही। तो ऐसा हमारी गवर्नमेंट ने भी प्रिस्क्राइब किया है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, मतलब ये वही पॉइंट है कि आप इन सब के माध्यम से वो चीजें कर सकते हैं। क्लियर। तो सेकंड पॉइंट है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1 बाय रूल्स। देखो मेन क्या है कि गवर्नमेंट ने एक, आप जब कभी भी एक एप्लीकेशन फॉर्म को ठीक है फिल करते हैं तो उसके अपने खुद के क्या होते हैं, मैनर होंगे, अपने खुद के उसमें फॉर्मेट होता है। सो नेक्स्ट क्या है, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ठीक है में फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन फर्स्ट बाय रूल्स प्रिस्क्राइब क्या करता है, नंबर 1 द मैनर एंड फॉर्मेट। ठीक है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब ये पहले किया है, जिस आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कैसे फाइल कर रहे हो, कैसे इशू कर रहे हो, कैसे आप उन्हें बना रहे हो, कैसे उन्हें आप क्रिएट कर रहे हो, उसी मैनर में ठीक है और फॉर्मेट में आपको सच इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को फाइल करना है, क्रिएट करना है और उन्हें ही आपको इशू करना है। सो appropriate government may for the purpose of subsection 1 by rules prescribe number 8 the manner and the format in which such electronic records shall be filed, created or issued। कि उस मैनर में और उस फॉर्मेट में जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को हम फाइल करते हैं, क्रिएट करेंगे, इशू करेंगे। नेक्स्ट है बी द मैनर और मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ एनी फी और चार्जेस फॉर फाइलिंग। कह रहे हैं कि कोई भी मैनर में या तो किसी भी फी के यानी के पेमेंट के मेथड में या उसे फाइल करने के चार्जेस में, ठीक है, क्रिएशन में, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को क्रिएशन इशू करने में। ठीक है, तो वो उसका एक मैनर का मतलब क्या है, किस तरह से करना है, ये भी कौन बताएगा, ऑब्वियसली जहां पर आप फॉर्म फिल कर रहे हो वहां पे उनकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, लिखा होता है ना कि फोटो इतने साइज की हो, ठीक है, सिग्नेचर इतने का हो, कौन कौन से लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स लिखे होते हैं। इट मींस मैनर्स, ये सब कुछ उनके द्वारा ही प्रिस्क्राइब्ड होता है। पहले बताओ, इतना क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। डिलीवरी ऑफ सर्विस बाय सर्विस प्रोवाइडर, तो यानी सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, ठीक है, यानी कि डिफरेंट सर्विसेज कौन सी डिलीवर की जाएंगी। तो अब फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। आप प्लीज देखो, मैं आपको वर्ड टू वर्ड समझा रही हूँ, अदरवाइज मैं इसमें 2-3 लाइनें थी वो आपको मेन पॉइंट बता देती, उनको ध्यान से समझो कि अगर कोई लाइन आ जाती है, वर्ड आ जाता है, तो आप उसे इंटररिलेट कैसे करोगे, क्या मतलब है इसका। ठीक है, the appropriate government may for the purpose of this chapter or for efficient delivery of the service। ठीक है, ये जैसे मेन क्या है कि देखो मेन सबसे पहले क्या देखा गया कि अब सबसे पहले क्या है, अगर आपको सर्विसेज, भाई अब जो सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर अगर सर्विसेज को क्या करेगा, डिलीवर करेगा, ठीक है, तो उसकी वो जो सर्विसेज होंगी वो कैसी होंगी। ठीक है, तो जो भी वो सर्विसेज डिलीवर की जाएंगी, वही जो सर्विसेज है वो एफिशिएंट तरीके से हम यानी कि सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा वो सर्विसेज एफिशिएंट तरीके से, ठीक है, डिलीवर की जाएंगी। तो the appropriate government may for the purpose of this chapter and for efficient delivery of the services
और सर्विसेज की एफिशिएंट डिलीवरी के लिए टू द पब्लिक थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा, ठीक है, क्या है कि ऑथोराइज करती है ऑर्डर से, बाय ऑर्डर एनी सर्विस प्रोवाइडर से, क्या टू सेटअप, मेंटेन एंड अपग्रेड द कंप्यूटराइज्ड फैसिलिटीज ऑब्वियसली, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट ने पहले ही बोल दिया कि आप अगर इलेक्ट्रॉनिक में, ठीक है, आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा, ठीक है, कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि उसमें जो सर्विस टेकर है उसे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सर्विस प्रोवाइडर की, जिस तरीके से मान लीजिए वो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में नहीं करता, ऑफलाइन में वो काम करता, तभी भी वो अपने उस बिल्डिंग की या अपने उस मतलब की जो है उसकी शॉप की मेंटेनेंस करता, ठीक है, तो उसमें भी सब कुछ है, ठीक। तो उसी तरीके से उसे क्या करना है, अपने कंप्यूटराइज्ड फैसिलिटीज को मेंटेन करना है और उसे टाइम टू टाइम क्या करना है, अपडेट करना है, ठीक है। आप देखो ये चीज है कि कल को सर्विस प्रोवाइडर ये नहीं कहेगा कि ये तो इस पर्सन की गलती है, इसने मेरे पे क्यों अप्लाई किया, ये दूसरे पर अप्लाई कर देता, ठीक है, तो मैंने इसे अप्लाई करने के लिए कहा था, नहीं। अगर उसने अप्लाई किया है, ठीक है, पर उसको अब कि वो आप अब क्या है, जब सामने वाला अप्लाई करता है और कोई भी सर्विस प्रोवाइडर ऐसा नहीं है जो कि फीस को चार्ज ना करे ऑब्वियसली, और जब फीस चार्ज होगी, जब फीस चार्ज ली जाएगी, तो ये सर्विस टेकर की एक मतलब बन जाती है ऑब्लिगेशन कि वो मुझे एक अच्छी सर्विस दे, यानी कि वो मुझे एक ऐसी सर्विस दे कि जिससे कोई भी क्या हो, दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसीलिए है, जैसे सिंपल लिखा है यहाँ पे कि द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर एंड फॉर एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज, और सर्विसेज की एफिशिएंट डिलीवरी के लिए पब्लिक के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा ऑथोराइज बाय ऑर्डर बाय एनी सर्विस प्रोवाइडर को टू सेटअप करे, मेंटेन करे एंड अपग्रेड द कंप्यूटराइज्ड फैसिलिटीज, कि वो क्या करे, उसे सेटअप करे, मेंटेन करे और कंप्यूटराइज्ड फैसिलिटीज को अपग्रेड करे एंड परफॉर्म सच अदर सर्विसेज, ठीक है, यानी कि वो उस चीज को, ये उसकी क्या है, रिक्वायरमेंट है। एक्सप्लेनेशन में और इसे क्लियरली दिया गया है हमारे पास कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन सर्विस प्रोवाइडर सो ऑथोराइज्ड, जो सर्विस प्रोवाइडर ऑथोराइज्ड हैं, इंक्लूड्स एनी कोई भी इंडिविजुअल, प्राइवेट एजेंसी, प्राइवेट कंपनी, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म, sole proprietor firm or any such other body or agency which has been granted permission, ठीक है, कि जैसे कोई भी इंडिविजुअल, प्राइवेट एजेंसी, प्राइवेट कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटर फर्म है, कोई भी एनी सच अदर बॉडी या एजेंसी है जो कि ठीक है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, ग्रांट की गई है, जिसे परमिशन, क्या, टू ऑफर सर्विसेज, कि ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू सर्विसेज को ऑफर करे। और लिखा है ना विद दी पॉलिसी गवर्निंग सच सर्विस सेक्टर, यानी कि सर्विस, उस सर्विस सेक्टर्स में जो भी नीड्स हैं, जो भी पॉलिसी है, उसको फॉलो करते हुए। तो ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो बिल्कुल सिंपल सा है, ये तो आगे इसमें फर्दर एड ऑन किया गया, आप उसे लीव कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट में बिल्कुल सिंपल सा है कि ये एक सर्विस प्रोवाइडर को जो भी सर्विसेज क्या करनी है वो डिलीवर करता है, वो सारे उसको, यानी कि जो वो कंप्यूटराइज्ड फैसिलिटीज हैं उसे वो क्या करनी है, सेटअप, प्रॉपर मेंटेन और उसे अपग्रेड करनी है। नेक्स्ट है सेकेंड, the appropriate government may also authorize any service provider, ठीक है, कह रहे हैं कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो ऑथोराइज करता है किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को कि वो कलेक्ट रिटेन और एप्रोप्रिएट सच सर्विस चार्जेस, ठीक है, कि वो यानी कि सच सर्विस चार्जेस को इकट्ठा करे, कलेक्ट करे, रिटेन करे, ठीक है, एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय दी, कि जो कि
एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज, ठीक है, यानी कि सच सर्विसेज को प्रोवाइड करने के पर्पस के लिए। तो फॉर द पर्पस ऑफ, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज फ्रॉम द पर्सन, ठीक है, अवेलिंग सच सर्विस, ठीक है, उस पर्सन से जो कि वो सच सर्विस को अवेल कर रहा है। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑथोराइज करता है किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को कि वो यानी कलेक्ट करे, रिटेन करे और एप्रोप्रिएट सर्विस चार्जेस को, ठीक है, क्योंकि देखो ये तो अब आपके लिए सिंपल सा है, इसमें तो कुछ मुझे शायद से बताने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप कि जैसे जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, आप जैसे मानते हैं आपको अपनी फी पेमेंट करनी पड़ती है, तो वहां आप देखते हैं ना कि जैसे HDFC बैंक है या फिर जितने भी सारे बैंक्स हैं, उन्होंने आपको एक ऑनलाइन के माध्यम से, क्या ऑनलाइन आप इसको यूज कर सकते हो, उन्होंने वो आपको सर्विस दी है, तो उनके पास पूरा राइट है कि वो उस सर्विसेज को क्या कर सके, यानी कि उस सर्विस चार्ज को कलेक्ट करे, सर्विस चार्ज को रिटेन करे, ठीक है, रखे। तो उस सर्विस चार्ज को कलेक्ट करना, उस सर्विस चार्ज को कलेक्ट करना, रिटेन करने का, ठीक है ना, उसका क्या यानी कि फुल राइट होता है। तो सेकंड वही लिखा है, दी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑथोराइज करता है किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को क्या कि टू कलेक्ट करे, रिटेन करे और एप्रोप्रिएट सच सर्विस चार्जेस, ठीक है, सच सर्विस चार्जेस को वो कलेक्ट करे, रिटेन करे और एप्रोप्रिएट, ठीक है ना, जो कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड, ठीक है, थर्ड में क्या लिखा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में ऑथोराइज द सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है, तो वही लिखा है कि देखो ये 2 का है, 2 के ही आगे उसका एक्सटेंशन है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑथोराइज करता है सर्विस प्रोवाइडर्स को टू कलेक्ट, रिटेन और एप्रोप्रिएट सर्विस चार्जेस अंडर दिस सेक्शन, ठीक है, कह रहे हैं कि इस सेक्शन के अंडर, ठीक है, इस सेक्शन के अंडर यानी कि जो भी एप्रोप्रिएट सर्विस चार्ज है उसे इकट्ठा करे, उसे कलेक्ट करे, रिटेन करे, ठीक है, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में ऑथोराइज द सर्विस प्रोवाइडर, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑथोराइज करता है सर्विस प्रोवाइडर को कि कलेक्ट करे, रिटेन करे, प्रोवाइड करे सर्विस चार्जेस, ठीक है, नॉट विद स्टैंडिंग द फैक्ट दैट देयर इज नो एक्सप्रेस प्रोविजन अंडर द एक्ट, ऐसे नहीं, ठीक है, कि वो ऑथोराइज है कि वो इकट्ठा कर सकता है। अब आगे देखते हैं, ठीक है, द appropriate government shall by notification in the official gazette specify the scale of service charges, ये भी बताया गया है गवर्नमेंट ने कि ठीक है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट बताती है, ये आपके पास जैसे आपके पास क्या है, GST है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में ये भी रेट उसके स्पेसिफाइड है कि कि अलग अलग डिफरेंट सर्विसेज के कौन कौन से डिफरेंट रेट्स हैं, ठीक है, 18% है, कौन कौन से अलग अलग रेट्स हैं, वो सब कुछ स्पेसिफाइड है। तो स्पेसिफाई द स्केल, स्पेसिफाई करती है द स्केल ऑफ सर्विस चार्जेस विच में भी चार्ज किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा बाय द सर्विस प्रोवाइडर अंडर दिस सेक्शन, तो इस सेक्शन के अंडर जो कि सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा, ठीक है, वही जो डिफरेंट चार्ज है, जो वही सर्विस चार्ज है कलेक्ट होगा और, ठीक है, चार्ज किया जाएगा सर्विस प्रोवाइडर। तो ये कौन कौन से उसके डिफरेंट रेट्स हैं, यानी कि चार्ज के कौन कौन से यहाँ पे स्केल लिखा है, तो यहाँ पे चार्ज के डिफरेंट जो रेट्स कौन कौन से हैं वो भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाइड करेगी। इट मीन्स कि हर सर्विस प्रोवाइडर भी डिसाइड कर सकता है, लेकिन एक उसकी एक अपर लिमिट है, और जो कि वो कौन सेट करता है, अपर लिमिट सेट की जाती है एक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसकी जो है वही एप्रोप्रिएट लिमिट है, वो उसकी गवर्नमेंट के द्वारा सेट की जाती है, ये ध्यान रखना। तो ठीक है, तो प्रोवाइडेड दैट द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में स्पेसिफाई, यहाँ लिखा हुआ है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में स्पेसिफाई डिफरेंट स्केल ऑफ सर्विस चार्जेस, ठीक है, फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज, की अलग अलग टाइप के सर्विसेज के लिए अलग अलग टाइप के जो डिफरेंट टाइप के जो सर्विस चार्जेस हैं उन्हें
स्पेसिफाई करता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है, रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के जो डिफरेंट डिफरेंट रिटेंशंस हैं। तो नेक्स्ट है 7 पॉइंट में रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को हम कैसे रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को हम किस तरीके से रिटेन करेंगे, यानी कि ठीक है हम उनको मतलब कैसे रख सकते हैं कि ताकि उनको मतलब कि किस फॉर्मेट में वो रखे जाएंगे कि ताकि वो ओरिजिनली जिस तरीके से जनरेट हुए हैं, ठीक है, कि ताकि अगर कल को कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस ने ये पॉइंट स्पेसिफाई किए हैं कि आपको उन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को रिटेन करना है, आपको उन्हें रखना है। ठीक है, क्योंकि अब इतने सारे अब ऑनलाइन है, ऑनलाइन के माध्यम से हम तो इसको काफी सारे जो जो रिकॉर्ड्स हैं उन्हें रख सकते हैं, उसमें इतनी कोई ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं रखनी होती है, आपके पास जो भी रैम है, ठीक है, इन सबको हम एनहांस कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, where any law provides that document record information shall be retained for any specified period। जहां पे कोई भी लॉ प्रोवाइड करता है कि जो डॉक्यूमेंट है, रिकॉर्ड है, ठीक है, इंफॉर्मेशन शैल बी रिटेन फॉर एनी स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, कि जैसे जहां पर अगर मैं एक पेपर वर्क की बात करती हूँ, कि जैसे जहां पेपर वर्क में, ठीक है, पेपर वर्क में, ठीक है, तो जो लॉ प्रोवाइड करता है कि डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड और इंफॉर्मेशन वो किसी भी स्पेसिफिक पीरियड के लिए रिटेन्ड होगी, तो शैल बी रिटेन फॉर एनी स्पेसिफिक पीरियड, देन दैट रिक्वायरमेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन सेटिस्फाइड। ठीक है, तो वही जो जो ये रिक्वायरमेंट है, यही रिक्वायरमेंट हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में भी क्या है, सेटिस्फाइड हो की जाएगी। तो यानी कि दैट रिक्वायरमेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन सेटिस्फाइड इफ such documents, records, information are retained in the electronic form। ठीक है, तो such requirements हमारी satisfied होगी, ठीक है, अगर सच डॉक्यूमेंट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं या इंफॉर्मेशन है, हम उन्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं। तो सच डॉक्यूमेंट को, ठीक है, रिकॉर्ड्स को और इंफॉर्मेशन को हम, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिटेन करते हैं इफ कब, नंबर 1, information contained therein remains accessible so as to be usable for a subsequent reference। तो कि ताकि हम क्यों रखते हैं, रीजंस तो होंगे ही ना कि हमें क्यों रखना है, कि जब जो भी इंफॉर्मेशन उसमें कंटेंट है, ठीक है, रिमेन एसेसिबल, ठीक है, वो एसेसिबल होगी ताकि वो जो इंफॉर्मेशन है वो आगे चल के क्या हो सके, वो इंफॉर्मेशन आगे चल के एसेसिबल हो सके, ताकि हम उस इंफॉर्मेशन को आगे चल के क्या कर सके, यूज कर सके। ठीक है, मान लीजिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस ने कहा है, आपको मैं एक सिंपल सा आइडिया, आपको एक सिंपल सा बताती हूँ। जैसे जितनी भी डिफरेंट शॉप्स हैं, इन्हें भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना पड़ता है, कुछ टाइम तक के लिए इन्हें उसे क्या है, रखना पड़ता है। ठीक है, तो द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज रिटेन्ड इन द फॉर्मेट। ठीक है, तो हमें उसके ही अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होगी, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी, वो भी हम इसे, ठीक है, एक एसेसिबल मैनर में, यानी कि वही इंफॉर्मेशन को हम कंटेन करते हैं, ठीक है, कि जो कि हमारे सब्सिक्वेंट रेफरेंस के लिए क्या हो जाए, यूज हो जाए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, ठीक है, हम उसी फॉर्मेट में रखते हैं जिसमें वो ओरिजिनली जनरेट होती है। ठीक है, तो वही लिखा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज रिटेन इन द फॉर्मेट इन विच इट वाज ओरिजिनली जनरेटेड, कि जिसमें वो पहले से ही ओरिजिनली जनरेट होती है, सेंड की जाती है, रिसीव्ड होती है, ठीक है, और इन ए फॉर्मेट में। तो इसका कहने का मतलब है उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को हमें उसी फॉर्मेट में रखना है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को हम उसी फॉर्मेट में रखते हैं जिस फॉर्म में वो ओरिजिनली
जनरेट हो, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि उसे आपको चेंजेस नहीं करना। इट्स बेटर कि आप उन्हीं रिकॉर्ड्स को जैसे हैं उसी फॉर्मेट में रखिए, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक, ताकि इलेक्ट्रॉनिक जो गवर्नेंस है अभी भी इंक्वायरी करती है तो उन्हें जो ओरिजिनल प्रूफ है उन्हें वो सब कुछ क्या हो सके, मिल सके। सो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज रिटेन्ड इन द फॉर्मेट इन विच इट वॉज ओरिजिनली जनरेटेड, जिस फॉर्मेट में वो ओरिजिनली जनरेट हुए थे, भेजे गए थे, सेंड थे, और रिसीव्ड, और इन अ फॉर्मेट विच कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड टू रिप्रेजेंट एक्यूरेटली इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि ताकि वो सही इंफॉर्मेशन को एक्यूरेटली जो ओरिजिनली जनरेटेड है, सेंड है या रिसीव ये इंफॉर्मेशन है उसे देख सके, डेमोन्स्ट्रेट कर सके। कौन है ये? नेहा शर्मा। नेक्स्ट, the details which will facilitate identification of origin, ठीक है। तो आप देखो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, ठीक है, उसकी कंप्लीट डिटेल्स की डेट, टाइम, कब वो की, तो आपके पास आता है ना जब आप पेमेंट करते हो, तो देखो अपने आप ही उसमें ऑटोमेटिकली डेट आ जाती है, टाइम आ जाता है। तो ये क्या है, ये ऐसे थोड़ी ना आया गया, ये हमने अपने सिस्टम्स में चेंज किया है कि पेमेंट के माध्यम वाले चैनल में जब जब कभी भी हम पेमेंट कर रहे हैं उसमें ये ओरिजिनल ये हमें पता होना चाहिए कि किस टाइम पेमेंट की गई थी, कौन सी डेट को की गई थी, वो सब अवेलेबल है या नहीं। क्लियर? तो ये सब कुछ आप देखोगे, आप कहीं भी अगर आप पेटीएम पे यूज करो, फोन पे यूज करो, आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो उसमें आप यानी कि उसमें अपने आप ऑनलाइन को करते हो, सभी जगह में तो लिखा है द डिटेल्स विच विल फैसिलिटेट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ओरिजिन, ठीक है। वो ही डिटेल्स जो कि फैसिलिटेट करती है यानी ओरिजिन, डेस्टिनेशन, ठीक है, का जो आइडेंटिफिकेशन को फैसिलिटेट करती है, डेट एंड टाइम डिस्पैच और रिसीट्स ऑफ सच इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, कि सच इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के डेट को, टाइम और उसके रिसीव, डिस्पैच आर अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, की वो एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में अवेलेबल है, ठीक है, वो होने चाहिए। और फिर नेक्स्ट ये था कि उसकी देखो यानी कि फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन है वो आगे फ्यूचर के लिए रेफरेंस में रखी जाए, ठीक है, आगे यूज हो। सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को हमें जो सी यानी कि जो अपना ओरिजिनली जनरेटेड फॉर्मेट में था हम उसे उसी में ही उसे यूज करें। सेकंड, उसकी जो थर्ड उसकी क्या है, जितनी भी सारी डिफरेंट डिटेल्स हैं, ठीक है, उसकी जो अलग 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 डिटेल्स हैं वही डिटेल्स जो हैं वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में अवेलेबल हो, ठीक है। फर्स्ट क्लियर हुआ है? नहीं तो फर्स्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट सेकंड है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू एनी लॉ, ठीक है, दैट एक्सप्रेसली प्रोवाइड फॉर द रिटेंशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है, कि जैसे और कुछ इस सेक्शन में एक्सप्रेसली प्रोवाइड नहीं करता कि आपको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को किस तरीके से रखना है रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन में, और अदर्स जो लॉ है, जो कानून है, वो एक्सप्रेसली प्रोवाइड नहीं अभी इसके लिए आए हैं। ये तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में बताया गया है हमें कि वो किस तरीके से उसकी ऑथेंटिसिटी को, ठीक है, कि जो ये कंपनी है ये मतलब सही तरीके से वर्क कर रही है या नहीं, वो किस तरीके से जज कर सकती है, वो कैसे चेक कर सकती है। जब मान लीजिए सामने कंपनी कहती है कि हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स नहीं है, इट मीन्स कि वो कहीं ना कुछ क्या कर रही है, हाइड कर रही है, ठीक है। जिस तरीके से हमें पेपर पे रिकॉर्ड्स रखने पड़ते हैं तो क्या आज हमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स रखना तो बहुत सिंपल है। तो इट मीन्स कि हम इन बातों से पहचान लेते हैं, हम इन बातों से क्या कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो क्लियरली हो गया, ठीक है, क्लियर है कि जैसे हमारे पास क्या है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का लीगल रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को हम इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को हम रिकॉग्नाइज करते हैं लीगली, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स भी, ठीक है,
लीगली रिकॉग्नाइजेशन के एक्सपेक्ट में है। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, लीगल रिकॉग्नाइजेशन है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का। अब है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स का हम गवर्नेंस और उसकी एजेंसीज में यूज करेंगे। तो यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड सिग्नेचर इन गवर्नेंस एंड इट्स एजेंसीज, ठीक है। डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बाय सर्विस प्रोवाइडर, ये पॉइंट भी आपको बताया कि जब वो सर्विस को डिलीवर करता है तो उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। नेक्स्ट है कि रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को रखने के, रिटेन करने के डिफरेंट है। नेक्स्ट पे आ जाओ, ऑडिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेंटेन्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। तो देखो क्या है, ऑडिट करने से क्या है, जहां कहीं भी आपके पास मान लीजिए कंपनीज हैं, वो अपने डाटा ये सब कुछ जितने भी सारे वर्क है वो अपना ऑनलाइन कर रही हैं। तो अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, कोई भी कंपनी है, देखो कंपनी अगर फेथफुल कंपनी होगी, अगर कंपनी एक अच्छे तरीके से रन कर रही होगी बिना इसी मतलब फ्रॉड के या इसके, तो वो अपने जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें वो टाइम टू टाइम ऑडिट करवा लेगी, ठीक है। चाहे वो इंटरनल ऑडिट कराए, चाहे वो एक्सटर्नल ऑडिट कराए, ठीक है। कि चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन में, अब तो बड़ी बड़ी कंपनीज क्या होती हैं, क्योंकि सभी जगह कंप्यूटर से काम हो रहा है, तो वो क्या करती हैं, अपने इंटरनल ऑडिटर होते हैं उनको हायर कर लेती है, और वही इंटरनल जो ऑडिटर होते हैं वो टाइम टू टाइम जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं, जो कि कंपनीज के डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें क्या करते हैं, चेक करते रहते हैं, उनको ऑडिट करते रहते हैं। क्लियर? तो वेयर इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स देयर इज अ प्रोविजन फॉर ऑडिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स और इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि जैसे आप आपके अगर पेपर पेन के वर्क में देखती हूँ, तब भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स को, रिकॉर्ड्स को, इंफॉर्मेशन को ऑडिट करने का क्या था, प्रोविजन था। सो देयर इज ए प्रोविजन फॉर ऑडिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स और इंफॉर्मेशन। सो डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स और इंफॉर्मेशन को ऑडिट करने का क्या था, प्रोविजन था, ठीक है। प्रोविजन शैल ऑल्सो बी एप्लीकेबल फॉर ऑडिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कि जो प्रोविजंस था वो डॉक्यूमेंट्स के ऑडिट के लिए, रिकॉर्ड्स, ठीक है, वो जो प्रोविजन है वो डॉक्यूमेंट्स की, वो डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स और इंफॉर्मेशन जिन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करते हैं, ठीक है, वो क्या है, वो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स और इंफॉर्मेशन, ठीक है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करते हैं, उसके ऑडिट के लिए क्या है, एप्लीकेबल है। कि दैट प्रोविजन शेल ऑल्सो बी एप्लीकेबल फॉर, वही जो प्रोविजन है वो, ठीक है, दैट प्रोविजन शेल ऑल्सो बी एप्लीकेबल फॉर, कि वही डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, इंफॉर्मेशन जो भी प्रोसेस और मेंटेन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उसके ऑडिट के लिए क्या है, एप्लीकेबल है। नेक्स्ट क्या लिखा है, ठीक है, नेक्स्ट है पब्लिकेशन ऑफ रूल, रेगुलेशन एक्सेट्रा इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में रूल, रेगुलेशन, ठीक है, क्या इन सबको हमने क्या किया है, पब्लिश किया है। तो पब्लिकेशन है रूल रेगुलेशन का इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में, वेयर एनी लॉ प्रोवाइड्स दैट एनी रूल, कोई भी रूल, कोई भी रेगुलेशन, कोई भी ऑर्डर, ठीक है, कोई भी बाय लॉ, नोटिफिकेशन या एनी अदर मैटर, ठीक है, शैल बी पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट, ठीक है। कोई भी लॉ है जो कि प्रोवाइड करता है, कोई भी डिफरेंट रूल है, रेगुलेशन है, नोटिफिकेशन है या एनी अदर मैटर है, वो ऑफिशियल गैजेट में क्या है, पब्लिश्ड है, ठीक है। तो शैल बी पब्लिश्ड है ऑफिशियल गैजेट में, ठीक है। तो सच रिक्वायरमेंट को डीम किया जाएगा कि वो सेटिस्फाइड करे अगर वो रूल, रेगुलेशन, ऑर्डर, बाय लॉ, नोटिफिकेशन, ठीक है, वो ऑफिशियल गैजेट में, मतलब देखो अब सिंपल है, आप जानते हैं कि अगर कोई भी रूल्स आता है तो उसका कुछ ना कुछ मतलब कि वो एक लेजिस्लेटिव के द्वारा रेगुलेशंस ये सब कुछ क्या होती हैं, आई जाती हैं, इंट्रोड्यूस यानी कि की जाती हैं, और फिर उनका धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होता है। तो वही लिखा है कि ऐसे ही रिक्वायरमेंट्स को
ठीक है, शैल बी डीम्ड टू हैव बीन सेटिस्फाइड, वो डीम्ड किया जाएगा कि वो सेटिस्फाइड हुई है कब, कि अगर ऐसे सच रूल रेगुलेशन ऑर्डर बाय लॉ नोटिफिकेशन दूसरे मैटर, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होते हैं, प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी, ठीक है, रूल रेगुलेशन ऑर्डर बाय लॉ नोटिफिकेशन एनी अदर मैटर इज पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट, कि वो कहाँ पे, वो ऑफिशियल गैजेट में या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में क्या है, पब्लिश है। द डेट ऑफ पब्लिकेशन शैल बी डीम्ड टू बी द डेट ऑफ गैजेट, कि जो पब्लिकेशन की जो डेट होती है, कि जहाँ पे हम उन्हें पब्लिश करते हैं, जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है वो डीम्ड की जाती है किसकी, गैजेट की डेट को, विच वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन एनी फॉर्म, जो कि किसी भी फॉर्म में पहला पब्लिश होता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा है डिफरेंट। सेक्शन 9 में सेक्शन 6, 7, 8 नॉट टू कन्फर राइट टू इंसिस्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है, शुड बी एक्सेप्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। तो मतलब क्या है कि आप देखो, सेक्शन ये भी कहता है कि आप किसी पर्सन को ये भी नहीं कह सकते हो, ठीक है, कि आप अपने डॉक्यूमेंट को मतलब कि उसी फॉर्म में ही रखो, कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो आपके खाली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, देखो अब तो बहुत चीजें कर दी गई हैं, अब एक्चुअल में यही है कि जितनी भी सारे जब एप्लीकेशंस निकलती हैं तो वो ऑफलाइन नहीं ली जाती, क्योंकि वो ऑनलाइन ही उसका उसी पे रिकॉर्ड होता है, वैसे वो उस में नहीं ली जाती। तो नथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 6, 7, 8 शैल कन्फर अ राइट अपॉन एनी पर्सन, जो कि एक जो अधिकार है, राइट कन्फर करता है किसी भी पर्सन पे, तो शैल कन्फर अ राइट अपॉन एनी पर्सन टू इंसिस्ट दैट एनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि कोई भी मिनिस्ट्री, ठीक है, यानी कि एनी पर्सन टू इंसिस्ट दैट एनी मिनिस्ट्री, कोई भी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और यानी कि कोई भी मिनिस्ट्री और सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी क्या है, डिपार्टमेंट है, तो एनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है, और एनी अथॉरिटी और बॉडी स्टैब्लिश की गई है लॉ के द्वारा, ठीक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती है, फंडेड की जाती है, तो शुड एक्सेप्ट इशू क्रिएट रिटेन और प्रिजर्व एनी डॉक्यूमेंट, तो वो ठीक है एक्सेप्ट कर सकते हैं, इशू क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट को रिटेन कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो ये सिंपल है कि वो किसी भी इन सभी डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की फॉर्म में रिटेन कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, और इफेक्ट एनी मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है, जो भी वो मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस हैं उसके भी पार्ट को वो उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। पहले बताओ क्लियर हुआ या नहीं? Yes, ma'am. ठीक है, इतना टिपिकल नहीं है, हो समझ में तो आ जाएगा, आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। पावर टू मेक रूल्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, अब सिंपल सीधी सी बात है, देखो ये सब कुछ हम जानते हैं, ये कुछ भी इसमें इतना मतलब न्यू नहीं है, जो चीज आपकी पेपर वर्क पे चलती थी, बस उसी की ऑथेंटिसिटी को बढ़ाने के लिए हमने किस पे कर दिया, हमने उसको, बताओ किस पे किया हमने उसे, ऑनलाइन में कर दिया, बस बात खत्म, बाकी सब कुछ सेम वैसा ही है, हमने उसे बाकी ऑनलाइन मीडियम में ही कर दिया। अब लिखा है पावर टू मेक रूल्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के रिस्पेक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल्स बनाए गए हैं, जो यानी कि रूल्स जो मेक किए गए हैं उसकी पावर, तो क्या लिखा है, पावर टू मेक रूल्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, क्लियर। तो
यानी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के रिस्पेक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट्स के द्वारा जो रूल्स बनाए गए हैं उसकी पावर कौन सी है। तो नेक्स्ट यही है, पावर टू मेक रूल्स। ठीक है, तो पावर टू मेक रूल्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के रिस्पेक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल्स बनाए गए हैं उसकी जो पावर है। आगे देखते हैं तो क्या है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के पर्पस के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बाय रूल्स प्रिस्क्राइब नंबर 1 द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ठीक है, सबसे पहले देखो, अब देखो जब कभी भी हम किसी भी चीज के लिए नियम बनाते हैं, ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये भी मतलब एक्सप्लेन करूंगी कि भाई कि मैं जो वो नियम है वो किस किस के लिए बना रही हूँ। ठीक है, और वो नियम है वो किन किन के लिए है। कि जैसे मैंने कहा कि आपको लेट एंट्री नहीं होगी, तो ये नियम ऑब्वियसली जो डिफरेंट सेक्शंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेरे एरिया में नहीं है, वो मेरे अंडर में नहीं है। ये मेरा उनके बच्चों के लिए है कि जो मतलब कि मेरे अंडर में है, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी जब रूल्स बनाएगा तो रूल्स को बनाने के लिए सबसे पहले वो उसके अंडर में कौन कौन से डिफरेंट एरिया हैं, उन डिफरेंट एरिया को भी तो वो एक्सप्लेन करेगा। क्लियर? तो यानी कि अंडर में जो डिफरेंट डिफरेंट जो मतलब एक्सपेक्ट्स हैं उन्हें भी वो कवर करेगा। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट बाय रूल्स प्रिस्क्राइब करता है क्या, नंबर 1 द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। यानी कि वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के टाइप को, ठीक है, वो प्रिस्क्राइब क्या करता है, नंबर 1 प्रिस्क्राइब करेगा ए पार्ट में द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, कि वो किस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है। ठीक है, तो अपने एक्ट के पर्पस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के द्वारा प्रिस्क्राइब करता है द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का टाइप। सेकेंड, ठीक है, तो उसने पहले ये बता दिया। ठीक है, जैसे पहले मैंने ये बता दिया कि भाई ये जो रूल्स है मेरा कहाँ एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो उसने पहले इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स के टाइप्स बता दिए कि भाई इन डिफरेंट टाइप्स में। फिर उसने उसके मैनर फॉर्मेट बताया, अभी जो हम स्टडी करके आए हैं उसने वही चीज बताई, कौन से मैनर और प्रोसीजर जो फैसिलिटेट करता है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन के आइडेंटिफिकेशन को, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को अफिक्स कर रहा है। क्लियर? तो द मैनर और प्रोसीजर विच फैसिलिटेट्स, जो फैसिलिटेट करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन, उस पर्सन को आइडेंटिफाई करो, ठीक है, अफिक्सिंग द इलेक्ट्रॉनिक, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स को अफिक्स करते हो। नेक्स्ट डी, कंट्रोल प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर। ठीक है, कि डिफरेंट यानी कंट्रोल प्रोसेस या प्रोसीजर्स कौन से हैं जो कि एडुकेट इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी और ठीक है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और पेमेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, इन सबको एंश्योर करती है। ठीक है, तो वही लिखा है डी में, कंट्रोल प्रोसेसेस और प्रोसीजर जो कि एंश्योर करे, क्या एंश्योर करती है, उसकी इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और पेमेंट्स का की कॉन्फिडेंशियलिटी, और एनी अदर मैटर विच इज नेसेसरी टू गिव लीगल इफेक्ट। ठीक है, तो मतलब वही सब है कि कहाँ पर कंट्रोल करना है। ठीक है, पेमेंट में कंट्रोल करना है, ठीक है, वहां पे उसकी सिक्योरिटी के लिए, तो वही सब कुछ पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की। और यही पावर सिंपल उसी समय के लिए नहीं थी, ये पावर आज भी है। ठीक है, अगर डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के, जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइम बेस में अलग अलग रूल्स बनते रहते हैं, अलग अलग डिफरेंट रूल्स बनते हैं, तो डिफरेंट उनकी जो पावर है उनको अमेंड करने की होती है। क्लियर? तो एनी अदर मैटर which is necessary to give legal effect to electronic signature, तो कोई भी अदर मैटर जो कि, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को एक क्या लीगल इफेक्ट देता है। तो एनी अदर मैटर विच इज नेसेसरी, कोई भी अदर मैटर जो कि जरूरी होता है, नेसेसरी होता है, जो लीगल इफेक्ट दे
तो which any other matter which is necessary to give legal effect दे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को, ठीक है। सो any other matter which is necessary to give legal effect to electronic signature, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 10A, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ठीक है। क्या लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी, ठीक है। वेयर इन कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल्स, ठीक है, जहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट को बनाते हैं, ठीक है, प्रपोजल्स के कम्युनिकेशन में, ठीक है, प्रपोजल्स को कम्युनिकेट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं प्रपोजल को, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स, ठीक है, एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो प्रपोजल्स और एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन एज द केस में बी आर एक्सप्रेस्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। कोई भी प्रपोजल्स के कम्युनिकेशन है, प्रपोजल्स का एक्सेप्टेंस है, रिवोकेशंस है, तो जैसे भी केस है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के मीन्स में एक्सप्रेस किया जाता है। तो आर एक्सप्रेस्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, एक्सप्रेस्ड होता है किसमें, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और बाय द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सच कॉन्ट्रैक्ट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी एनफोर्सेबल सोली ऑन द ग्राउंड। तो जो सच कॉन्ट्रैक्ट है वो इस ग्राउंड पर, ठीक है, एनफोर्सेबल नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मीन्स वाज यूज्ड फॉर दैट पर्पस, ठीक है। तो यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी होगी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा भी, अगर आप, जैसे कहने का मतलब है कि हमने जो कॉन्ट्रैक्ट स्टडी किया था, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा पेपर, ठीक है, पेन मोड का था कि हमने ऑफर किया, एक्सेप्टेंस किया, तो अगर वही सेम चीज, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट को ऑफर आप दे रहे हो, प्रपोजल का कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है, होता है, ठीक है, उनको कोई भी रिवोकेशन है, ये सब कुछ आप एक्सप्रेस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी होता है, ठीक है। तो वो ये नहीं किया जाएगा कि ये इस पर्पस के लिए या फिर यूज था या उस पर्पस के लिए हम यूज कर रहे थे। जैसे मान लीजिए आपने Ajio.com या जितने भी, ठीक है ना, क्या है, अलग अलग फैशन क्लब, ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, ठीक है, शॉपिंग करने की, आप वहाँ पे शॉपिंग करते हो, तो यानी कि उन्होंने वो आपको ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, आप उनके ऑफर को क्या कर रहे हो, सॉरी, उन्होंने क्या किया है, वो आपको इनवाइट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इनविटेशन टू ऑफर। फिर आपने उनको ये बोला, ठीक है, आपने कुछ ना कुछ चूज किया, ठीक है, तो यही सब कुछ क्या बन गया, ये एक आपका इलेक्ट्रॉनिक रिलेशन बना। तो ये इसकी वैलिडिटी है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा भी, ठीक है, इसकी वैलिडिटी है। तो यही बताया है। तो इतने आगे आपको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का फोर्थ पॉइंट था ना हमारे इसमें, हाँ ये पॉइंट तो है, फोर्थ पॉइंट है। इसके बाद मैं आपको फोर्थ पॉइंट समझाती हूँ। तो चलो पहले एक बार जितना हमने कवर किया है एक बार थोड़ा सा रीड कर लो यहाँ से, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में कोई डाउट ना हो।
आगे करूं? क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट वर्ड लो, 6 पॉइंट। Ma'am, बोलो। मैम, मैम ग्रांट का मीनिंग क्या है? ग्रांट का मतलब क्या होता है? देना, अच्छा, ओके मैम। जनरेट करना। मैम आगे कर दो। क्लियर हुआ ये वाला? डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बाय सर्विस प्रोवाइडर। यस मैम। ठीक है ना, सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा सर्विसेज को डिलीवरी। क्लियर? नेक्स्ट आगे करूं? यस मैम। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? प्लीज रीड करते हुए चलो। मैम रिटेंशन का मीनिंग क्या होता है? रिटेंशन मतलब रखना, रिटेन ओके मैम। करना, रखना। ओके मैम।
मैम बोलो। मैम डिस्पैच का मतलब जल्दी करना या भेजना, ये हाँ है हाँ, ना? डिस्पैच। ठीक है। मैम आगे कर दो। मैम क्या आप ये 8th पॉइंट बता सकते हो दोबारा से? हाँ बाबू बता रही हूँ। देखो जैसे लिखा है यहाँ पे, पब्लिकेशन ऑफ अ रूल रेगुलेशन इन ए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कि जैसे मान लीजिए ये पहले एक सिंपल सा रूल है, ठीक है, कि अगर हम एक पेपर पेन की बात कर रहे हैं, वेयर एनी लॉ प्रोवाइड्स करता है क्या, कि कोई भी रूल है, रेगुलेशन है, ठीक है, देखो ये तो सिंपल से रूल है, कोई भी रूल होता है, रेगुलेशन है, ऑर्डर है, बाय लॉ है, नोटिफिकेशन है, ठीक है, तो शैल बी पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट, तो हम उसे कहा, हम उसे ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करते हैं। तो यानी कि कोई भी रूल, रेगुलेशन, ऑर्डर, बाय लॉ, नोटिफिकेशन और एनी अदर मैटर है, ठीक है, हम उसे कहा, हम उसे ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करते हैं, तो शैल बी पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट। क्लियर, कि जैसे एक सिंपल सा रूल आया है तो वैसे ही बोला गया है, सेम एज, ठीक है, देन सच रिक्वायरमेंट, यानी सच यानी कि ये वाली रिक्वायरमेंट शैल बी डीम टू हैव बीन सेटिस्फाइड, तो ये तब सेटिस्फाइड होगी जब सच रूल है, रेगुलेशन है, ऑर्डर है, बाय लॉ है, नोटिफिकेशन और एनी अदर मैटर, ठीक है, या फिर कोई भी रूल, रेगुलेशन, ऑर्डर, बाय लॉ या नोटिफिकेशन और कोई भी एनी अदर मैटर, ठीक है, वो कहाँ पर, इज पब्लिश इन दी ऑफिशियल गैजेट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कि वो एक ऑफिशियल गैजेट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में पब्लिश होता है, ठीक है, तो वही लिखा है, वो सच रिक्वायरमेंट है, वो सेटिस्फाइड की शेल बी डीम की जाती है, सेटिस्फाइड करें, कि जब वो कोई रूल, रेगुलेशन है, ऑर्डर है, बाय लॉ, नोटिफिकेशन या कोई भी मैटर है, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में या ऑफिशियल गैजेट में क्या होगा, पब्लिश्ड होगा, ठीक है, तो शैल बी डीम टू हैव बीन पब्लिश्ड इफ such rule, regulation, order, bylaw, notification, or any other matter is published in the official gazette or electronic gazette, कि वो ऑफिशियल गैजेट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में पब्लिश्ड होगा। क्लियर, कि लिखा है कि वही जहाँ कोई भी रूल, रेगुलेशन, ऑर्डर, बाय लॉ, नोटिफिकेशन और अदर मैटर है, वो ऑफिशियल गैजेट या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में पब्लिश्ड होगा, तो जो पब्लिक डेट ऑफ पब्लिकेशन डीम्ड की जाएगी, कि वही मतलब एक गैजेट की डेट, मतलब वो तो अलग है, वही सब कुछ लिखा गया है, कि इस इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में भी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी जो कोई भी सच रिक्वायरमेंट है, वो शैल डीम टू बी सेटिस्फाइड होगी, तभी होगी तो जब वो रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डर, बाय लॉ, नोटिफिकेशन को हम ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करेंगे। सिमिलर कहने का मतलब है कि जो चीज आपकी पेपर पेन मोड पे थी, वही सेम चीज आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के मोड पर भी है, फर्क सिर्फ इतना है कि थोड़ा सा उसकी जो टर्निंग अथॉरिटीज हैं वो बदल गई हैं, ठीक है, वही आपका क्या होगा, अगर कोई भी लॉ आप ये बनाते हो, तो जैसे वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होता है, ठीक है, सरकारी के खाते में पब्लिश होता है, तो वैसे भी वो भी
इलेक्ट्रॉनिक मीन्स पे जो भी रूल्स रेगुलेशन बनेंगे वो भी ऑफिशियल गैजेट में ही होंगे। ठीक है, चलो इतने आगे समझाती हूँ आपको, सिंपल है ये वाला। ठीक है, आगे देखते हैं चैप्टर 4, एट्रीब्यूशन, एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो अब देखो मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं, उन्हें कौन पहचानता है? ठीक है, तो उन्हीं का जो अगर डिस्पैच होगा, कौन उन्हें भेजता है, तो मेन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, देखो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, बहुत एक देखा जाए तो ये एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। अब जो चीज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती हैं, इट्स बेटर कि वो खुद से ही की जाए, बाकी सभी यानी कि उसको यूज ना करे या फिर वो सभी के हाथ ना लगे। उस केस में क्या होता है, उस केस में मॉडिफिकेशन के चांसेस क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, मॉडिफाई करना जो होता है उसके चांसेस है वो बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, तो उसकी मॉडिफिकेशंस के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो वही देखना क्या लिखा है, एट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का एट्रीब्यूशन है। तो एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी एट्रीब्यूटेड टू द ओरिजिनेटर। ठीक है, कि वही जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो, ठीक है, जो ओरिजिनेटर है, ओरिजिनेटर को क्या होगा, एट्रीब्यूटेड होगा। तो लिखा है एट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में, an electronic record shall be attributed to the originator, number 1, if it was sent by the originator himself। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ओरिजिनेटर को भेजा जाता है, ठीक है, यानी कि वो उसी से बिलोंग करता है, वो पहचाना जाएगा, वो उसका ही फीचर है। ठीक है, इफ अगर वो ओरिजिनेटर के द्वारा ही भेजा गया है, बाय अ पर्सन हु हैज अथॉरिटी, ठीक है ना, या फिर जिस पर्सन के पास अथॉरिटी होती है ओरिजिनेटर के बिहाफ में वर्क करने की, या ओरिजिनेटर के बिहाफ में, ठीक है, ऑपरेट करने की। मान लीजिए एक पर्सन है, उसके क्या है, अथॉरिटी है कि उसको इस पर्सन के अगेंस्ट वर्क करने की। ठीक है, तो इससे भी कह रहे हैं बाय बाय अ पर्सन, उस पर्सन के द्वारा हु हैड द अथॉरिटी टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द ओरिजिनेटर, कि जिसके पास अथॉरिटी होती है कि वो ओरिजिनेटर के बिहाफ में एक्ट करे इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट, बाय एन इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ ओरिजिनेटर, ठीक है, टू ऑपरेट ऑटोमेटिकली। कह रहे हैं कि एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ए द्वारा, ठीक है, या फिर ओरिजिनेटर के द्वारा, मान लीजिए कि मैंने मतलब कि एक जो कमांड दे दी है, ठीक है, कमांड दे दी है मैंने लैपटॉप के अंदर, या फिर एक इलेक्ट्रॉनिक जहाँ पे मेरे रिकॉर्ड है वही, तो इसका मतलब कि वो ओरिजिनेटर के द्वारा ही कमांड दी गई है। ठीक है, और वो काम आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इट्स बेटर कि अगर आप इसी चीज को एट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, ठीक है, एट्रीब्यूशन यानी कि उस चीज के ऊपर एक्ट करना चाहते हैं, तो एक्ट आपका तभी होगा और वो एक्ट आपका तभी बेनिफिशियल होगा कि अगर वो ओरिजिनेटर है वो खुद से कर रहा है, या उसके भी हाफ पे कोई अथॉरिटी है। मींस अथॉरिटी है, यहाँ कोई पर्सन नहीं बोला गया है। ठीक है, वो जो पर्सन है, ठीक है, उसके पास अथॉरिटी है। इट मींस कि अगर वो कुछ भी गलत करता है तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा। क्लियर? या ओरिजिनेटर के बिहाफ में कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम किया गया है, तो इट मीन्स कि ओरिजिनेटर के बिहाफ में कोई भी, चाहे तो ह्यूमन बीइंग हो चाहे मैन मेड हो, तो वो लेकिन उसका जो बिहाफ ओरिजिनेटर का ही होना चाहिए। तो कह रहे बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द ओरिजिनेटर। नेक्स्ट है एक्नॉलेजमेंट ऑफ द रिसीट। रिसीप्ट का एक्नॉलेजमेंट देखिए क्या लिखा है एक्नॉलेजमेंट ऑफ द रिसिप्ट में। फर्स्ट पॉइंट, where the originator has not, ठीक है, ठीक है, stipulated that acknowledgement of the receipt of electronic record be given in a particular form or particular manner। ठीक है, तो देखो एक्नॉलेजमेंट है रिसिप्ट की, तो ऑब्वियसली
कि जैसे आपको मिलता है ना, आपने जब ऑनलाइन पेमेंट की होती है, आपको एक रिसिप्ट ऊपर लिखा हुआ या फिर कुछ ना कुछ आ जाता है लिखा हुआ, तो हम उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं या हम उसको फर्दर रेफरेंसेस के लिए रखते हैं। तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट्स है, ठीक है, वो होती है इसके द्वारा बाय एनी कम्युनिकेशन बाय द एड्रेसी ऑटोमेटेड और अदरवाइज। कह रहे हैं कि वही लिखा है किसी भी, ठीक है, एड्रेसी ऑटोमेटेड या अदरवाइज के द्वारा जो कोई भी कम्युनिकेशन होती है, तो और बाय ए पर्टिकुलर मेथड एंड एक्नॉलेजमेंट में बी गिवन बाय एनी कम्युनिकेशन, ठीक है, वही जो एक्नॉलेजमेंट है वो जो है वो किसी भी कम्युनिकेशन के द्वारा दिया गया है। तो एन एक्नॉलेजमेंट में भी गिवन बाय एनी कम्युनिकेशन, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब है कि वो रिसिप्ट मिल गई है, ऑब्वियसली कि जब हम उसी पर्सन को, ये क्या होता है, वो चीज रेफरेंस में वापस मिले। तो एनी कंडक्ट ऑफ द एड्रेस इज सफिशिएंट टू इंडिकेट टू द ओरिजिनेटर, ठीक है, कह रहे हैं कि एड्रेसी के किसी भी कंडक्ट में जो कि सफिशिएंट होता है ये इंडिकेट करे ओरिजिनेटर को, क्या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैज बीन रिसीव्ड, ठीक है, कि वो उसे बताए बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो रिसीव्ड हो गए हैं। तो दैट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैज बीन रिसीव्ड, कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रिसीव्ड हो गए हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, वेयर द ओरिजिनेटर हैज स्टाइपुलेटेड दैट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी बाइंडिंग ओनली ऑन रिसिप्ट ऑफ एन एक्नॉलेजमेंट। ऑब्वियसली सिंपल सीधी सी बात है कि जैसे मान लीजिए अगर आपके पास क्या आपने फॉर्म फिल किया है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होगी या आपके पास कोई ना कोई पेमेंट की उसकी रिसिप्ट कुछ भी होगी, तभी तो एक उसका क्या होता है, वही जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है कि आपके पास जो रिकॉर्ड है वो उस चीज के द्वारा आपको क्या करता है, मजबूत करता है, ठीक है। जब तक कि वो नहीं की जाती है या फिर नहीं भेजी जाती, ये भी बात ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी बाइंडिंग ओनली। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, शैल बी बाइंडिंग है, तभी बाइंडिंग है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी बाइंडिंग ओनली ऑन द रिसिप्ट ऑफ एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ सच इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ठीक है, सच इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के एक्नॉलेजमेंट के रिसिप्ट पर वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या है, बाइंडिंग है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शेल डीम टू हैव बीन नेवर सेंट बाय द ओरिजिनेटर, ठीक है, जब तक कि वो भेजा नहीं गया है, तब तक उसके पास रिसीव नहीं हुई है, तब तक वो यही ट्रीट किया जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का कोई भी प्रूफ नहीं है। अगर ओरिजिनेटर ने कह दिया कि मान लीजिए, ये तो एक सिंपल सा है कि आपने जैसे क्या लेके आए हो, कहीं से कोई भी आपने सामान परचेज किया, अगर आपने उसका बिल ही रिसीव नहीं किया या आपने उसका बिल ही खो दिया, तो क्या वहां पर उस केस में उसे बताना, ठीक है, ये बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। ये आपको उस चीज का प्रूफ ये देना कि नहीं जो सामान था वो आपने यहीं से लिया था, वो बहुत ही मुश्किल होगा। वही सेम चीज है, वही आपके पास एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट का भी कंसेप्ट है। आगे देखते हैं, कह रहे वेयर द ओरिजिनेटर हैज नॉट स्टैपुलेटेड दैट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी बाइंडिंग ओनली on the receipt of such acknowledgement and acknowledgement has not been received by the originator। अगर जो acknowledgement है, ठीक है, originator के द्वारा रिसीव नहीं की जाती है, ठीक है, within the time specified or agreed, और if no time has been specified और agreed किया गया है, then originator जो है कि वो एड्रेसी को, मतलब कि जो मतलब जो ओरिजिनेटर है वो एड्रेसी को नोटिस देता है, बताता है कि उसके द्वारा कोई भी एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं की गई, और एक जो टाइमिंग, जो एक रीजनेबल टाइम था वो भी स्पेसिफाई करवाता है कि बताइए कि कब मैं वो उसको रिसीव करूंगा, ठीक है। अगर उस फोरसेट टाइम तक लिखा है इफ नो एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव विद इन द फोरसेट टाइम लिमिट, कह रहे हैं कि तभी उसी फोरसेट टाइम लिमिट तक कोई भी जो एक्नॉलेजमेंट है वो रिसीव नहीं होती। ही में आफ्टर गिविंग नोटिस टू, कह रहे हैं एड्रेसी को नोटिस देने के बाद, कह रहे ट्रीट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एज दो इट हैज नेवर बीन सेंट, ठीक है। तो अब इसका मतलब एक्नॉलेजमेंट नहीं है,
और जब एक्नॉलेजमेंट उसे नहीं दी गई, यानी कि कोई भी प्रूफ नहीं दिया गया, कुछ भी चीज गिवन नहीं है, जब एक्नॉलेजमेंट नहीं दी गई तो कोई भी प्रूफ नहीं दिया गया और कोई भी चीज क्या है, गिवन नहीं है, तो वही लिखा है आफ्टर गिविंग नोटिस टू द एड्रेसी ट्रीट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को वो ट्रीट करते हैं एज दो इट हैज नेवर बीन सेंट, कि ठीक है ऐसे ट्रीट किया जाता है कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो कभी भेजे ही नहीं। ठीक है, तो ट्रीट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एज दो इट हैज नेवर बीन सेंट, ठीक है, कि वही जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो कभी भेजे ही नहीं गए। नेक्स्ट है टाइम प्लेस ऑफ डिस्पैच एंड रिसिप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ठीक है, कि टाइम है, प्लेस है डिस्पैच का, तो अब कभी भी हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को क्या करते हैं, डिस्पैच करते हैं, देते हैं, तो उसका टाइम और उसका प्लेस, और ठीक है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जो रिसिप्ट है, तो सिंपल है सेव एज अदरवाइज एग्रीड। ठीक है, सेव, प्लीज सेव, ठीक है, वही लिखा हुआ है किस टाइम तक डिस्पैच किए गए, किस प्लेस पे और कब रिसीव किए गए। इट्स बेटर, क्योंकि आपको ये बताए आप पेमेंट कर रहे हो, आपको सेव करो, ठीक है, कि आपने कब पेमेंट की है, कौन से टाइम में, प्लेस में, डेट में भी, ये सब कुछ ये रेफरेंस में रखना है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को रिसिप्ट कर रहे हो तो रिसीप्ट का भी आपको उसमें रखना है। ठीक है, जैसे आगे देखिए क्या लिखा है, सेव एज अदरवाइज एग्रीड बिटवीन ओरिजिनेटर और एड्रेसी के बीच में जैसे एग्रीड है, टाइम ऑफ द रिसीप्ट ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ठीक है, कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जो रिसिप्ट है वो उसका भी, तो if the addressee has designed a computer resource for the purpose of receiving electronic record, ठीक है, अगर एड्रेसी ने डिजाइन कर दिया है, मान लीजिए कि आजकल अलग अलग रिसीव करने के भी हैं, ठीक है, अब तो हम फोन पे बिल्कुल टाइम ये सब कुछ ले लेते, लेकिन उस समय इतना नहीं सोचा गया था कि हम इतने एडवांस टेक्नोलॉजी तक पहुंच जाएंगे। उस समय तो ये था कि ठीक है भाई, ये एक पर्सन, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को रिसीव करने का एक क्या सॉफ्टवेयर लिया हुआ है, या फिर ये ऐसा होता था। ठीक है, तो जैसे जितने भी सारे ये आपके क्या होते हैं, इनकम टैक्स के जो मतलब अकाउंटेंट ये सब हैं, ये सब भी क्या करते हैं, ये सब भी डिफरेंट है, ये सब भी एक सॉफ्टवेयर को रखते हैं, उसको ठीक है प्रिपेयर करते हैं कि ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को रिसीव करने के पर्पस में काम आए। तो इफ द एड्रेसी हैज डिजाइन, अगर एड्रेसी ने डिजाइन किया है क्या, कंप्यूटर रिसोर्स फॉर द पर्पस ऑफ रिसीविंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को रिसीव करने के पर्पस के लिए। सेकेंड, receipt occur at the time when the electronic record enter the, अब भाई जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डेजिनेटेड कंप्यूटर रिसोर्स, अब आप देखते हो क्या वो निकालते नहीं है, आप हॉस्पिटल जाते हो वहां पे या कहीं भी रिसिप्ट निकलती नहीं है, आप कहीं भी विशाल मेगा मार्ट बिग बाजार सामान लेके आते हो, क्या वहां पे रिसिप्ट नहीं निकलती है, कब निकलती है, वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को उसमें डालते हैं और उसकी जो रिसिप्ट है वो जनरेट हो जाती है। आज ये समझना हमारे लिए बहुत आसान है, लेकिन क्या पहले इसे समझना आसान था? नहीं, पहले इस कंसेप्ट को इतना समझना हमारे लिए आसान नहीं था। अब आगे देखते हैं सेकेंड, इफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज सेंड टू द कंप्यूटर रिसोर्स में भेजा जाता है, दैट इज नॉट डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स नहीं है, ठीक है, तो रिसिप्ट अकर्स एट द टाइम व्हेन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज रिट्रीव्ड बाय द एड्रेसी। मगर मतलब मान लीजिए कि एक प्रॉपर उसका फॉर्मेट नहीं दिया गया है, प्रॉपर टाइम वाइम नहीं बताया गया है, तो जो रिसिप्ट है वो तब आती है जब उसमें कमांड आप दोगे। क्लियर है? ए पॉइंट बी, ठीक है, एक ऐसा कंप्यूटर रिसोर्स को ठीक है डेजिग्नेटेड या फिर उसे रखा जाता है। नेक्स्ट बी, इफ द एड्रेसी हैज नॉट डेजिग्नेटेड ए कंप्यूटर रिसोर्स अलोंग विद द स्पेसिफाइड टाइमिंग, अगर नहीं किया गया है, ठीक है, अगर एसएससी ने नहीं किया है, ठीक है, तो रिसिप्ट अकर व्हेन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंटर द कंप्यूटर रिसोर्सेज। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई टाइमिंग का कमांड नहीं दी गई है, कौन करता है, हो सकता है कितने 10 लोग सामान लेके गए हैं, 2-4 तो ऐसे होते हैं जो कि भूल जाते हैं,
ठीक है। तो फिर तो इससे टाइम भी सेव हो जाता है उन ऑफ मतलब कि जो वो एम्प्लॉई हैं, और पेपर में भी जो है। तो वही लिखा, अगर नहीं किया गया है तो कोई बात नहीं। ये कंफ्यूजन हुई पहले काफी लोगों को कि अगर अच्छा ठीक है, अगर हमने रिसिप्ट के टाइम पर हम भूल गए, स्पेसिफाइड टाइमिंग निकालना भूल गए, क्या वहां पर हमें खड़े रहना पड़ेगा? तो वही है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंटर द कंप्यूटर रिसोर्सेज पे आप एंटर करोगे तो आपको रिसिप्ट मिल जाएगी। थर्ड, सेव एज एग्रीड, ठीक है, अदरवाइज एग्रीड बिटवीन ओरिजिनेटर एंड एड्रेसी, एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज डीम्ड टू बी डिस्पैच्ड एट द प्लेस वेयर ओरिजिनेटर हैज हिज प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है, कि वो सीम्ड किया जाता है, कि वो डिस्पैच हो रहा है उस जगह पे, उस प्लेस पे जहां पर ओरिजिनेटर हैज हिज प्लेस ऑफ बिजनेस, जहाँ पे ओरिजिनेटर का उसके उनके पास क्या होता है, देखो वहां पर ही उसी प्लेस पे होगा। ध्यान रखना, आप शॉपिंग करके आ रहे हो मान लीजिए रजौरी गार्डन से, लेकिन आप बिल ले रहे हो मतलब कि अलग जगह से, ठीक है, तो क्या ऐसा संभव है? नहीं। उसी प्लेस से ही वो आपको डिस्पैच किया जाएगा। तो जहाँ पे ओरिजिनेटर का बिजनेस का प्लेस है, तो एंड इज डीम टू बी रिसीव्ड एट द प्लेस, ठीक है, उसी प्लेस से वो रिसीव। फोर्थ प्रोविजन, तो दी प्रोविजंस हैं शैल अप्लाई नॉटविथस्टैंडिंग दैट place where the computer's resource is located may be different from the place, ठीक है, कि जैसे जहाँ पे प्लेस जहाँ पे कंप्यूटर रिसोर्स लोकेट किया गया है मे बी डिफरेंट है कहाँ से, उस प्लेस से जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज डीम टू हैव बीन रिसीव, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को डीम किया गया है कि वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मिलेंगे, रिसीव होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ फिफ्थ पे, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के पर्पस के लिए, नंबर वन, इफ ओरिजिनेटर और द एड्रेसी हैज मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर देखो सिंपल सीधी सी बात है, तो मान लीजिए ये आया था एक बार, ठीक है ना, कि जैसे मान लीजिए अगर एक ओरिजिनेटर है, एड्रेसी है, उसके पास एक बिजनेस का प्लेस है, तो एक ही पर्सन दो जगह तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसी तरीके से एक ही पर्सन का जो कंट्रोल है वो दो जगह हो सकता है, लेकिन फिजिकली दो जगह नहीं हो सकता, मेंटली उसका 10 जगह भी हो सकता है, लेकिन द प्रिंसिपल प्लेस जो होगा बिजनेस का, वो बिजनेस का प्लेस माना जाएगा, ठीक है। तो हम उसका प्रिंसिपल प्लेस से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और प्रिंसिपल प्लेस पे ही यानी जो उसके हेडक्वार्टर्स हैं वहां पर हर चीज की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। ये तो हम भी जानते हैं कि चाहे बैंक्स में देख लो, इन सब को देख लो कि इन सबके वहां हेडक्वार्टर्स हैं। इट मीन्स कि वहां पर उनको जितनी भी डिफरेंट इंफॉर्मेशन है वो क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी, वहां पर उन्हें अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलेंगी। अब है, इफ द ओरिजिनेटर और द एड्रेसी डज नॉट हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर ओरिजिनेटर और एड्रेसी के पास एक प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता, तो जहां पर उसका रेजिडेंस है, मान लो प्लेस ऑफ बिजनेस है ही नहीं, तो भाई कुछ तो होगा जहाँ पे उसका यूजुअल प्लेस है रेजिडेंस का, वो माना जाएगा बिजनेस का प्लेस। तो यूजुअल प्लेस जो होता है, देखो यूजुअल प्लेस का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी फर्म है तो ऑब्वियसली फर्म है, बॉडी है, बिना एड्रेस के रजिस्टर्ड के तो वो बनेगी नहीं, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं उसके एड्रेस है, उन सब की नीड तो होती ही है। तो यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस में इन रिलेशन टू अ बॉडी कॉर्पोरेट मींस अ प्लेस, द प्लेस वेयर इट इज रजिस्टर्ड, प्लेस जहां पर वो रजिस्टर्ड, ठीक है। एक बार देख लो यहाँ तक, अगर आपको कोई डाउट हो इसमें, बहुत सिंपल से पॉइंट है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कब है, ठीक है, रिसिप्ट का पॉइंट है, टाइम एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, यही एक दो पॉइंट है, ठीक है, देख लो अगर कोई डाउट हो।
ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। बताओ, कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। ओके, एक मिनट। अटेंडेंस हो गई आप लोगों की? नो मैम, जिज्ञासा से बोल दो कि वो बोल दे। मैम आपने रिकॉर्डिंग नहीं बंद की? हाँ बच्चे, अभी कर रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी हम आगे का पार्ट नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।